नमस्कार। तो आज हम अपना तीसरा भाषाई कौशल शुरू करते हैं, वाचन कौशल या पठन कौशल। इससे पहले हमने श्रवण कौशल पढ़ा और बोलने का जो कौशल था वो भी पढ़ा, और अब हम वाचन कौशल या पठन कौशल या शुरुआत करते हैं। हेडिंग लगाई, वाचन कौशल या पठन कौशल। ये अपना तीसरा कौशल है, वाचन कौशल या पठन कौशल। देखो, वाचन पठन कौशल की बात करें तो ये वाचन शब्द वाक धातु से बना है, इससे बना है, वाक धातु से बना है। और इसके अंदर हम ये समझे इसको कि कोई भी छपी हुई या लिखी हुई वस्तु का जब हम उसका वाचन करते हैं, उसका पठन करते हैं या उसको अर्थ सहित ग्रहण करते हैं, लिखी हुई या छपी हुई वस्तु, लिखी हुई या छपी हुई कोई भी सामग्री जो होती है उसका हम पठन करते हैं, उसका हम वाचन करते हैं, वो हमारा वाचन कौशल कहलाता है। अब इसके शुरुआती 4 चरण महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जैसे एक चरण इसका है, पहला चरण आप पूछ सकते हैं ऐसा, इसके चरण हो सकते हैं, वाचन कौशल के चरण। पहला इसका चरण होगा प्रत्यय विज्ञान। पहला चरण कौन सा? प्रत्यय विज्ञान। दूसरा है अर्थग्रहण। तीसरा है मूल्यांकन या हम कह सकते हैं विश्लेषण। और चौथा जो इसका चरण है वो आपका है अनुप्रयोग। इसके 4 चरण, पहला प्रत्यय विज्ञान, दूसरा अर्थग्रहण, तीसरा मूल्यांकन या विश्लेषण और चौथा क्या है? अनुप्रयोग। देखो, ये जो प्रत्यय विज्ञान होता है ये स्मृति जन्य ज्ञान होता है। हम कोई भी वस्तु हमारे सामने रहती है, किताब को उसमें पढ़ना शुरू करते हैं और पढ़ते ही पहली लाइन जो पढ़ते हैं, हमारे मन में जो स्मृति है, जो हमारी याददाश्त है, उससे हमारे मन में एक मानसिक बिंब बनता है, उसका एक मूर्त रूप बनता है। तो अमूर्त वस्तु का अध्ययन करते समय उसका जो मस्तिष्क में हमारा मूर्त रूप बनता है, यानी सीधे आप लैंग्वेज में याद रखिए इसको। इसकी पहली जो खासियत होती है वो होती है ये स्मृति जन्य ज्ञान। ये क्या है? प्रत्यय विज्ञान में पहला जो महत्वपूर्ण बिंदु होता है वो होता है स्मृति जन्य। प्रत्यय विज्ञान वही होता है हमेशा जिसको हम स्मृति पर आधारित होते हैं। इसके अलावा इससे दूसरा जो कार्य होता है वो हमारे मन में मानसिक बिंब का निर्माण होता है। मानसिक बिंब का निर्माण जो होता है वो भी हमारा किससे होता है? इस प्रत्यय विज्ञान से ही होता है। कारण क्या है कि जैसे कोई शब्द है, शब्द का जो रूप होता है, जैसे कोई भी शब्द लिखा हुआ है उसको हम पढ़ते हैं तो उसको पढ़ते हैं ध्वनि की अर्थ में। क्या आप समझ? प्रत्यय विज्ञान कैसे ग्रहण करते हैं? कोई भी शब्द लिखा हुआ है, लिखित सामग्री, उसको हम अपने मौखिक रूप से ध्वनि के अर्थ में पढ़ते हैं। और जब उसको ध्वनि के अर्थ में पढ़ते हैं और तो पढ़ते ही हमारी स्मृति काम करेगी, हमारी मेमोरी काम करेगी। स्मृति जन्य ज्ञान, जैसे ही हमें स्मृति में वो बात बैठते ही हमारे मन में एक मानसिक बिंब का निर्माण हुआ, और जैसे ही मानसिक बिंब का निर्माण हुआ तो हमारी प्रक्रिया शुरू हो जाती है अर्थ ग्रहण करने। मान लीजिए एक लाइन भी पढ़ी हमने, छोटे बच्चे ने पढ़ी कि भारत के दक्षिण में श्रीलंका है, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। तो सबसे पहले भारत के दक्षिण में श्रीलंका है, तो हमारा पहला प्रत्यय विज्ञान हुआ। प्रत्यय विज्ञान के साथ हमारा स्मृति जन्य ज्ञान, हमें याद है कि भारत के दक्षिण के हिस्से में है वो श्रीलंका का मैप है, इस तरह से बना हुआ है। ये हमारा स्मृति जन्य ज्ञान है। वो जो मैप हमारे दिमाग में बना वो मानसिक बिंब का निर्माण हुआ, ये क्या है? हमारा प्रत्यय विज्ञान। स्मृति जन्य ज्ञान का अपने मन में मानसिक बिंब का निर्माण होना ही क्या कहलाता है? प्रत्यय विज्ञान कहलाता है। ये चीज़ें कौन कर पाएगा? जो पढ़ने में दक्ष है, पढ़ने में जो निपुण है, वो ये काम कर पाएगा। जो पढ़ने में दक्ष नहीं है, पढ़ने में जिसको निपुणता हासिल नहीं है, बहुत ही कमज़ोर तरह से व्यक्ति, तो वो ऐसी चीज़ें हासिल नहीं कर पाएगा। तो प्रत्यय विज्ञान की 3 चीज़ें हैं। पढ़ने में पाठक का क्या होना चाहिए? दक्ष होना चाहिए। 3 चीज़ें। प्रत्यय विज्ञान पहला बिंदु, वाचन पठन कौशल का पहला बिंदु क्या होगा? प्रत्यय विज्ञान। प्रत्यय विज्ञान में हमारा ये स्मृति जन्य ज्ञान है जिससे हम मानसिक बिंब का निर्माण करेंगे, और ये जो 2 कार्य करने के लिए हमारा जो पाठक है, हमारा जो पठन करने वाला व्यक्ति है, वो मानसिक रूप से दक्ष होना चाहिए।
इसके बाद में दूसरी कह रहे हैं तो आता है हमारा अर्थग्रहण। देखो अर्थग्रहण में क्या होता है कि जो बिंदु है उसका हम व्याख्या कर सकें, उसका हम एक तरह से विश्लेषण कर सकें, अर्थात हम उसका 3 तरह से पठन कर सकते हैं। इसके बाद अर्थग्रहण में एक तो इसका अभिधा, अभी मैं बता दूंगा इसको। पहला है अभिधात्मक पठन, दूसरा है आलोचनात्मक पठन, और तीसरा है सृजनात्मक पठन। ध्यान से, पहला कौन सा? अभिधात्मक पठन, आलोचनात्मक पठन और ये सृजनात्मक पठन। क्या होता है आलोचनात्मक, अभिधात्मक और सृजनात्मक? ये होता है किसी भी पढ़ी गई चीज का सामान्य अर्थ ग्रहण करना। ये सामान्य अर्थ, अभिधा जैसे हिंदी में शब्द शक्ति होती है तो उसका अर्थ होता है सामान्य। कोई भी विषय वस्तु, गाय, कई नाम में गाय पढ़ा है तो इसका अर्थ ये लिया 4 पैरों वाला जानवर है, 2 सींग है, 1 पूंछ है, ये उसका अभिधा अर्थ है। तो जो भी हम वस्तु पढ़ते हैं हमारे मन में मानसिक बिंब बनता है, जो हमारी स्मृति है, जो पाठक जो होता है वो क्या करता है, सबसे पहले उसका सामान्य अर्थ ग्रहण करता है। अर्थ ग्रहण नंबर 1 तो पथ्य विज्ञान हो गया या ज्ञान प्राप्त किया, फिर उसका अर्थ ग्रहण करेंगे पढ़ी हुई वस्तु का। तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसका अभिधात्मक पठन करेंगे, सामान्यतः उसका अर्थ पढ़ लेंगे। उसके बाद में उसका आलोचनात्मक पठन करेंगे। आलोचनात्मक पठन में क्या होता है कि जैसे कोई भी वस्तु है उसके तर्क और वितर्क, अच्छा ये विषय वस्तु ऐसा है, ऐसे उसमें तर्क और वितर्क की क्षमता का उद्भव होता है। सृजनात्मक पक्ष क्या होता है, इस सृजनात्मक पठन के अंदर जो भी व्यक्ति के खुद के अनुभव होते हैं, स्व अनुभव के आधार पर क्या करता है, इनका मूल्यांकन करता है। ये 3 प्रक्रिया जब गुजरती है तो व्यक्ति क्या करता है, अभिधात्मक पठन करेगा, फिर आलोचनात्मक पठन करेगा, मतलब उसमें तर्क और वितर्क जोड़ेगा, सृजनात्मक पठन खुद के अनुभव की सहायता से उसको समझने का प्रयास करेगा। कैसे करेगा, जैसे भारत के दक्षिण में, जैसे मैंने बताया श्रीलंका सामान्य अर्थ है, जैसे श्रीलंका भारत के तरह एक देश है जो भारत के दक्षिण में स्थित है, लेकिन आलोचनात्मक पक्ष जब भारत के दक्षिण में ये भारत से छोटा है, भारत बहुत बड़ा है, इसका तर्क और वितर्क है, फिर उसका सृजनात्मक पठन करेंगे तो हम अपना अनुभव काम में लेंगे कि हो सकता है कि वो देश भारत से जुड़ा हुआ है, हो सकता है नहीं इसके अलावा भी कई देश होंगे। तो ध्यान रखें ये तीनों का सूत्रकार व्यक्ति अपने अनुभव क्या है, ऐसे याद रखें, स्व अनुभव के आधार पर निष्कर्ष व मूल्यांकन। स्व अनुभव के आधार पर अपने अर्थ ग्रहण करते समय जितने खुद के अनुभव है, जो चीज़ें उसने सामान्य रूप से पढ़ी हैं, जिन चीज़ों से वो तर्क वितर्क से ग्रहण किया, सारी चीज़ें ग्रहण करके वो अपने अनुभव के आधार पर उनका तर्क व मूल्यांकन करता है पठन कौशल के माध्यम से। तीसरा होता है इसके अंदर, जैसे हमारा मूल्यांकन व विश्लेषण कर सकते हैं, मूल्यांकन प्रतिक्रिया भी कर सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि विश्वसनीयता का निर्धारण करता है। पाठक क्या करता है, जो भी विचार उसके अंदर आए उसमें कितनी विश्वसनीयता है, कितना सही है, कितना गलत है, या फिर इसके अंदर जो उसका भावात्मक और इसका सैद्धांतिक पक्ष काम करता है। देखो यहाँ तक उसने निष्कर्ष और मूल्यांकन करेगा, लेकिन इस मूल्यांकन का भी वो विश्लेषण करेगा, और मूल्यांकन का विश्लेषण करने के लिए क्या करेगा, वो विश्वसनीयता करेगा। आप हमारे द्वारा निकाली गई जो चीज़ें हैं, हमने जैसा सोचा है, हमने जैसा अनुभव किया है, वो वास्तव में वस्तु विश्वसनीय है या हमने कल्पना के रूप में सोचा है। तो विश्वसनीयता का निर्धारण वो आप इस मूल्यांकन प्रक्रिया में। इसके बाद में आखिरी बिंदु है, आपको पूछे कि वाचन कौशल का अंतिम चरण कौन सा है, तो आप कहेंगे वाचन कौशल का अंतिम चरण है वो है कौन सा, अनुप्रयोग। अनुप्रयोग पठन क्रिया का अंतिम है। इसमें क्या होता है कि हम अपने भावों के अनुरूप जो विषय वस्तु हमने पढ़ी है उससे हम क्या करते हैं, सहमत होकर जीवन में उसे आत्मसात करते हैं। ध्यान से सुनें, हमने सबसे पहले किसी भी वस्तु का बिंब निर्माण किया, उसके बाद में उसमें तर्क वितर्क, सामान्य अर्थ और सृजनात्मक पक्ष के द्वारा क्या करते हैं, अपने अनुभव जोड़कर मूल्यांकन तक पहुँचते हैं, और मूल्यांकन में हमने विश्वसनीयता का निर्धारण किया। उसके बाद में उसको हम जीवन के व्यवहारिक जीवन में अनुप्रयोग करेंगे। तो मतलब अपने जैसे भाव है, अब भावों के अनुरूप होकर, भावों के सहमत होकर, जैसे मान लीजिए वीर रस की कविता, वीर रस की कविता पढ़ी, झांसी की रानी कविता पढ़ी, और झांसी की रानी कविता में हमें स्मृतिजन्य ज्ञान मिला कि अच्छा वो ऐसे घोड़े पे बैठती थी, हमारे यहाँ देखा है हमने छोटी कक्षा में,
तो वो क्या है, पहले उसमें स्मृतिजन्य ज्ञान होगा कि एक रानी भी ऐसी, फिर मानसिक बिंब का निर्माण होगा कि वो भी बहुत बड़ी हकीकतें होंगी। जो को कब कर पाएगा ऐसा, जब वो पाठक खुद दक्ष होगा। इसके बाद में उसका सामान्य अर्थ लेगा कि हाँ वो एक नारी थी, इस तरह से करती थी। फिर उसका आलोचनात्मक पक्ष लेगा, उसके पास कितनी सेना रही होगी, नहीं रही होगी, तर्क वितर्क में करेगा, और फिर अपने अनुभव के आधार पर निष्कर्ष निकालेगा कि हाँ मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बहादुर थी। फिर वो अपने विश्वसनीयता का निर्धारण करेगा कि मैं सोच रहा हूँ या ऐसा ही है। तो वो कई किताबों के माध्यम से, अपने पठन कौशल के माध्यम से, अपने पूरे जितनी भी पाठ्य सामग्री उसने पढ़ी है उस पाठ्य सामग्री के माध्यम से उसका निर्धारण करेगा। अनुप्रयोग में क्या करेगा कि अपने जो अनुभव है उससे वो सहमत, विश्वसनीयता का निर्धारण करते समय वो क्या हो जाता है, अनुभवपूर्ण हो जाता है। अब वो जो अपने अनुभवपूर्णता है इसको प्रयोग में करेगा, यानी कि मैंने जो बात आत्मसात की है, मैंने जो बात अपने मन में उतारी है, क्या वो वास्तव में वैसी है। अर्थात वीर रस की कविता पढ़कर पूरे पक्षों से गुजरकर उसमें वीर रस की भावना, उसके रोंगटे खड़े हुए नहीं हुए। कोई दुख की, कोई करुण रस की कविता सुनकर अगर उसमें करुण रस का भाव उमड़ा है, प्रेम रस की कविता सुनकर अगर उसमें प्रेम रस उमड़ता है, तो इसका मतलब हमारे चारों चरण सफल रूप से में हमारा प्रयोग सफल हुआ है। तो ध्यान रखें, भावानुरूप जो अपनी भावानुरूप हम कह सकते हैं कि जो आदर्श होते हैं, इस तरह से आइडियोलॉजी ले सकते हैं, जो आदर्श हमने स्थापित किए हैं, तो भावानुरूप आदर्शों का आत्मसात करेंगे और उनको आत्मसात करके करुण रस की कविता से करुणता प्राप्त करना, वीर रस की कविता से वीरता प्राप्त करना, ये हमारा होता है अनुप्रयोग। तो ध्यान रखें, इसमें लिखो भावानुरूप आदर्शों को आत्मसात करना। जैसे करुण के भाव से स्वयं करुण, अगर उसकी अर्थग्रहण, अगर उसका पठ्य ज्ञान सही था, अगर उसने अर्थग्रहण वैसा का वैसा किया है जैसा कवि पाठक लेखक करवाना चाहता है और मूल्यांकन करके अगर ऐसा कार्य किया है, तो करुण रस की कविता पढ़कर भी उसके अंदर करुणता का भाव पैदा होगा, वीर रस की कविता को पढ़कर उसके अंदर वीर रस का भाव पैदा होगा, तब जाके हमारा वाचन कौशल सफल होगा। एक बार फिर हम रिवाइज कर देते हैं। वाचन कौशल का मतलब हम बोलकर पढ़ते हैं, लिखी हुई छपी हुई सामग्री को पढ़कर, लिखी हुई छपी हुई सामग्री को हम किस तरह से ग्रहण करते हैं, ये सामग्री लिखी हुई इसको कैसे ग्रहण करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम हमारा मेमोरी जो ज्ञान है, स्मृतिजन्य ज्ञान की सहायता से मानसिक बिंब का निर्माण करेंगे और हम पढ़ने में दक्षता हासिल करेंगे। तो ये हमारा पठ्य विज्ञान हो गया। फिर अपना अर्थ ग्रहण करेंगे। अर्थ ग्रहण में हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका अभिधात्मक अर्थ ग्रहण करेंगे, फिर उसका आलोचनात्मक अर्थ ग्रहण करेंगे और अंतिम रूप से उसका हम सृजनात्मक अर्थ ग्रहण करेंगे। अब हमने जो अर्थ ग्रहण किया है वो कितना विश्वसनीय है, इसके लिए हम उसका आपने जो मूल्यांकन किया उस मूल्यांकन का हम विश्लेषण करेंगे और सबसे अंत में हमारे द्वारा ग्रहित सामग्री, हमारे द्वारा ग्रहित विचार, हमारे द्वारा ग्रहित भाव, हमारे द्वारा ग्रहित हर एक तथ्य हम उसको क्या करेंगे, अपने व्यवहारिक जीवन में स्वयं महसूस करेंगे कि हाँ वीर से हमें वीरता का अनुभव हुआ, करुण से हमें करुणता का अनुभव हुआ, आश्चर्य से हमें खुद को आश्चर्य का अनुभव हुआ। तो जैसा पाठक जैसे सामग्री है उसी के अनुरूप हमारे विचार, हमारा मस्तिष्क काम करता है, तो हमारा अनुप्रयोग सफल है और हम वाचन कौशल के चारों चरण जो है वो सफल रूप से करेंगे। एक बार आप इसको लिख लीजिए, फिर आगे की शुरुआत करेंगे। तो यह तो ये हमारा टॉपिक वाचन कौशल का है। इसके बाद में अंतिम जो टॉपिक रहेगा वो लेखन कौशल का रहेगा। लेखन कौशल से हम किस तरह से ग्रहण करते हैं, अर्थ कैसे ग्रहण करते हैं, तो सारी चीज़ों में समान रूप से चलता है। अब हम क्या करते हैं कि पहले हमारे 4 चरण पढ़ लिए हमने, अब हम क्या करेंगे, वाचन और हमारा जो पठन कौशल है उसके उद्देश्य क्या है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसके उद्देश्य, हमारा क्या उद्देश्य है। तो देखो पढ़ना पहला उद्देश्य हो, तो पहला उद्देश्य हो गया पढ़ना, कि हम बार बार पढ़ के पढ़ने में अभ्यास करें, तो यह हमारा पहला उद्देश्य हो गया। इसके अलावा जो हम पढ़ने की जो सामग्री हमारे पास है, वो जो ध्वनियाँ हमारे पास है या जो ध्वनि प्रतीक हमारे पास है, उनको हम ज्ञान प्राप्त करें।
एक तो पढ़ने का अभ्यास हो जाएगा, कब होगा? जब हम ध्वनि प्रतीकों का ज्ञान, अगर हमें ध्वनि प्रतीकों का ज्ञान होगा, लेखन कौशल में तो होगा ही होगा, पठन कौशल में भी ध्वनि प्रतीक जो लिपि है, लिपि के जो चिन्ह है उनका हमें ज्ञान होगा, तो इसका भी हमारा एक उद्देश्य होता है, ध्वनि प्रतीकों का ज्ञान करना भी हमारा एक पठन कौशल होता है। इसके अलावा अक्षरों को पहचानना इसका एक उद्देश्य है, तो लिख सकते हैं अक्षरों की पहचान, ये भी इसका उद्देश्य है। हम अक्षरों को पहचानेंगे कौन सा अक्षर का कैसा रूप है। इसके अलावा हम अर्थग्रहण भी करेंगे, अर्थग्रहण करना भी हमारा एक उद्देश्य है। अगर अर्थग्रहण ही वैसी वस्तु बनाई करेंगे तो फिर हमारे लिए पढ़ने का क्या उद्देश्य है? तो आप ये चौथा भी लिख सकते हैं, ये पढ़ने का उद्देश्य है कि हम अर्थग्रहण करें। देखो सिंपल बात है, ये लगभग चारों कौशलों में कई चीज़ें ऐसे जो समान रूप से चलती है। शब्दों को समझना भी है, शब्दों का ज्ञान भी करना है, साथ में शाब्दिक समझ भी हमारे पास होना चाहिए। शब्दों को समझना, ये भी आप देखो सिंपल बात है, इसलिए बता रहा है, नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको मौखिक रूप से बता देता हूँ। और भावानुसार हमारी पठन गति भी होती है, ठीक है। इसमें जो हमारे महत्वपूर्ण बिंदु उद्देश्य के साथ में वो है पठन कौशल करते समय हमें बहुत सी सावधानियाँ रखनी चाहिए। ये भी एक अच्छा बिंदु है कि पठन कौशल में हम किन किन सावधानी का प्रयोग है। तो इसमें यही है, एक जो ध्वनि प्रतीक हमारे सामने शुद्ध उच्चारण करें ध्वनि को, उच्चारण शुद्ध एक सावधानी रखें। अगर उच्चारण भी शुद्ध होगा तो लेखन कौशल भी हमारा अशुद्ध होगा। तो सबसे पहले पठन कौशल में हमारा उच्चारण क्या रहेगा? शुद्ध उच्चारण में करेंगे। लेखन कौशल के लिए शुद्ध उच्चारण जरूरी है, शुद्ध उच्चारण हमारा नहीं है तो फिर हम कैसे आगे लेखन कौशल में कर पाएंगे? लेखन कौशल में हम हर तरह की गलतियाँ करेंगे। इसके अलावा हम मान लीजिए पठन गति पर नियंत्रण भी रखेंगे। ये थोड़ा ठीक बिंदु है, आप देख लेना इसमें पठन गति पर नियंत्रण, पठन गति पर कंट्रोल करना। कई बार क्या होता है, हम पढ़ते हैं तो बहुत स्पीडली पढ़ लेते हैं, बहुत तेज़ गति से पढ़ लेते हैं। जैसे मेरी ज़्यादा वाचन कौशल मेरी बोलने की गति थोड़ी तेज़ रहती है। इसी तरह से क्या होता है कि पठन कौशल में भी हम कोई लिखी हुई सामग्री को पढ़ रहे हैं तो उनकी गति जो है, या हम मान लीजिए कि टीचर होने के नाते आदर्श वाचन कर रहे हैं, बच्चों को समझा रहे हैं, तो भी हम क्या करेंगे? अपनी पठन की गति पर नियंत्रण रखेंगे। ध्यान रखें, पठन की गति पर नियंत्रण रखने का यह मतलब नहीं पढ़ेंगे नहीं। इसमें ऐसे रहेगा, नियंत्रण आती है कि जो कठिन शब्द है, कठिन शब्दों को धीरे, अगर एक कुशल अध्यापक है वो आदर्श वाचन कर रहा है तो वो क्या करेगा? जो जो कठिन शब्द है वहाँ वो धीरे पढ़ेगा, बाकी अपने लय और गति के अनुसार पढ़ेगा। तो पठन कौशल में पठन गति पर नियंत्रण या कठिन विषय को धीमी गति से पढ़ना, ये भी एक पठन कौशल विषय है। ये थोड़ा याद कर लेना कि पठन गति पर नियंत्रण का क्या तात्पर्य है। इसके अलावा उचित भाव भंगिमाएँ, विराम चिन्हों का सही प्रयोग, उचित भाव भंगिमाएँ, पढ़ते समय हमारे पठन करते समय हमारी शारीरिक भाव भंगिमाएँ उचित हो, या हम कह सकते हैं उचित भाव भंगिमाएँ, आरोह उस गति का, गति इनका भी आप ध्यान रखें। कहाँ स्वर को उच्च रखना है, कहाँ स्वर को निम्न रखना है, कहाँ गैर पद्धति में पढ़ना है, कहाँ अलग पद्धति पढ़ना है। और एक जैसे कहते हैं कि सस्वर वाचन, ये देखो दो बिंदु होती है, मोस्ट है ये दो, ये मोस्ट है, बाकी सारी चीज़ें आसान है। सस्वर वाचन अगर हम खड़े खड़े पढ़ रहे हैं, सस्वर वाचन सदैव सीधे खड़े होकर, ये महत्वपूर्ण है। अगर हम बच्चों को सस्वर वाचन करवा रहे हैं तो शिक्षक की जिम्मेदारी है कि वो एकदम सीधा खड़ा होकर बच्चों को सस्वर वाचन करवाए। उसी भी तरह के हम जैसे पढ़ते हैं कि बोर्ड पर लिखते समय 45 डिग्री का कोण बनना चाहिए, जैसे हम पढ़ने में लिखा था, तो यहाँ ध्यान रखें सस्वर वाचन करते समय कितने भी डिग्री का कोण नहीं करना चाहिए, एकदम सीधे खड़े होकर उनको पढ़ना चाहिए। साथ में एक महत्वपूर्ण बिंदु हो रहा है, जो पुस्तक है, जिस पुस्तक से हम वाचन करवा रहे हैं, पुस्तक सदैव बाएं हाथ में रखें। अब क्या करते हैं, जैसे हम सस्वर वाचन करा रहे हैं किताब से, तो हम ये नहीं किताब को यूँ लेके खड़ा हो जाए या फिर किताब को ऐसे करके खड़े हो जाए या इस हाथ में ले लें, पुस्तक सदैव बाएं हाथ में। ये एक मनोवैज्ञानिक मान्यता है, तो इसका भी ध्यान रखें। एक तो सस्वर वाचन सीधा खड़े होकर करें, एक पुस्तक हमेशा बाएं हाथ के अंदर रखें, तो भी ये आपका वाचन कौशल सफल होगा। हाँ, एक बार ये आप देख लीजिए, ये 2 बार बिल्कुल महत्वपूर्ण है।
देख रहे थे वाचन कौशल की विधि, वाचन या पठन कौशल की विधि। हमने पीछे दोनों कौशलों की विधियां लिखी, इनको भी लिखना है, याद उनको करना है जो पिछले कौशल में हमने नहीं पढ़ी थी वो याद रखना। जैसे पहली है अनुकरण विधि, दूसरी है भाषा शिक्षण, यंत्र विधि, ये भी पठन कौशल की विधि। इसके अलावा आप जैसे वाचन विधि हो गई पठन कौशल की, और एक नोटिस लिखिए साचरी विधि, एक है देखो और कहो विधि, एक है जैसे ध्वनि साम्य विधि, ध्वनि साम्य विधि समान ध्वनि वाले शब्द जैसे कैर्न, धर्म, मर्म, तो ये जो समान ध्वनि वाले शब्द हैं ये क्या है, ध्वनि की समानता वाले शब्द भी इसमें वाचन विधि में करवाए जा सकते हैं। तो ध्वनि साम्य विधि भी इसका एक प्रकार है। और 3 वर्ण शब्द और वाक्य, व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण, तो वर्ण शिक्षण विधि, वर्ण शिक्षण विधि, साथ में शब्द शिक्षण विधि, आठवीं वाक्य शिक्षण विधि। विधियों का प्रयोग करें। वर्ण शब्द वाक्य, व्याकरण के मुख्य 3 अंग होते हैं, तो वर्ण का शिक्षण किस तरह से करवाएं, शब्द का शिक्षण कैसे करवाएं। जैसे हमने बता दिया ये कै वर्ण है, लय वर्ण है, कै वर्ण है, नय वर्ण है, ये वर्ण शिक्षण अध्ययन करवाते हैं। शब्द शिक्षण में इनको जोड़ना सिखाएंगे कि देखो इससे कमल शब्द बन गया, एक इससे पल शब्द बन गया, एक इससे कल शब्द बन गया। तो शब्दों की शिक्षण विधि का मतलब क्या हो गया, वर्णों से शब्द बनाना सीखना। और वाक्य शिक्षण विधि में भी इन शब्दों से हम क्या करते हैं, वाक्य बनाना सिखाते हैं। बिल्कुल आसान है, आप देख लीजिए। एक और लिखूंगा, सामूहिक पठन विधि। सामूहिक पठन भी हम करवा सकते हैं इस विधि में। ये एक लिखना है, इस सामूहिक पठन विधि में वाचन संस्कार मिलते हैं। देखो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। आप पूछ सकते हैं किस विधि के द्वारा वाचन संस्कार प्राप्त होगा। बोलने में संस्कार व्यक्ति किस विधि से प्राप्त करेगा, वो इससे करेगा। देखो सभी बच्चों को सामूहिक रूप से वाचन करवाया जाता है, बुलवाया जाता है। तो क्या होता है कि कोई बच्चे की आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा जोर से बोलता है, कोई बच्चा बहुत धीरे बोलता है, कोई बच्चा कैसी भी तरह से मजाक से बोलता है, तो उनको बार बार टोका जाता है कि ऐसे नहीं बोलो, धीरे बोलो, इतना धीरे भी मत बोलो, थोड़ा। तो वाचन के जो संस्कार होते हैं वो सामूहिक पठन विधि से प्राप्त होते हैं। ये थोड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वाचन संस्कार है वो सामूहिक पठन विधि से हमें प्राप्त होते हैं। ये सारी विधियाँ लिखूंगा। अब हम देख लेते हैं वाचन के प्रकार। हालांकि हमने पहले शिक्षण विधि के टॉपिक पढ़ा था, रिविजन हो जाएगा। वाचन के प्रकार कितने प्रकार का होता है, एक होता है सहस्वर वाचन, एक होता है मौन वाचन। एक तो कौन सा सहस्वर वाचन और एक मौन वाचन। सहस्वर वाचन होता है वो हो जाएगा एक तो व्यक्तिगत, एक हो जाएगा सामूहिक। इसका एक नाम होता है समूहिक, सामूहिक, समूहिक। मौन पाठन में एक होता है गंभीर, एक होता है द्रुत, हालांकि 3 होता है। एक और होता है सरसरी नजर से कोई सी भी विषय वस्तु को पढ़ाना। मैंने शिक्षण विधि वाला टॉपिक करवाया हुआ थोड़ा देखना। हाँ, अब देखो ये व्यक्तिगत वाचन को आदर्श वाचन, ये आदर्श वाचन सर्जरी को करता है। वाचन या पठन,
वाचन या पठन दो प्रकार से होता है। एक आपका वाचन होगा सहस्वर वाचन और दूसरा होगा आपका मौन वाचन। अब जो सहस्वर वाचन होगा वो दो तरह से होगा, एक तो होगा व्यक्तिगत वाचन, एक होगा सामूहिक वाचन। व्यक्तिगत वाचन में पर्सनली एक व्यक्ति वाचन कर रहा है, सामूहिक में या समवेत इसमें सारे एक साथ कर रहे हैं। जो व्यक्तिगत वाचन होगा वो लगभग आदर्श वाचन कहते हैं उसे। आदर्श वाचन का मतलब शिक्षक अकेला जो वाचन कर रहा है तो वो आदर्श वाचन है। हालांकि अनुकरण वाचन भी आते आते हैं। सामूहिक या समवेत वाचन में सारे बच्चे एक साथ करते हैं। देखो बच्चे से भी एक व्यक्तिगत वाचन करवाया जा सकता है अनुकरण वाचन के तरह से, किसी एक को खड़ा करके वाचन करवा दिया, पठन करवा दिया, सारी कक्षा किताब में ध्यान रखते हैं। लेकिन आप मान लो व्यक्तिगत वाचन की तरह आदर्श वाचन भी एक व्यक्तिगत होता है, आदर्श वाचन कभी सामूहिक नहीं होता। तो आदर्श वाचन जो होता है वो शिक्षक करता है, ये ध्यान रखना। आदर्श वाचन छात्र नहीं करता, हमेशा आदर्श वाचन एक शिक्षक के द्वारा करवाया जाता है। सामूहिक वाचन का लाभ, देखो यहाँ एक क्वेश्चन बनता है बहुत अच्छा, सामूहिक वाचन का क्या ज़्यादा फायदा है? हालांकि फायदा तो हर जगह है, उच्चारण शुद्ध होता है, भाषा की शैली बढ़िया होती है, या बच्चे जो है विचारों में उन्मुखता आती है, जो उनकी अंतर्मुखी जो व्यक्तित्व है वो बहिर्मुखी की ओर अग्रसर होता है। फिर भी ये सबसे ज़्यादा लाभ किसको करते हैं? ध्यान रखना, जो मंद बुद्धि के छात्र हैं, मंद बुद्धि के छात्रों के लिए कौन सा वाचन सर्वाधिक उपयुक्त है? आपको चार ऑप्शन देते हैं, गंभीर, ध्रुव, सामूहिक या व्यक्तिगत। तो ध्यान रखें मंद बुद्धि के छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त वाचन कौन सा है? सामूहिक वाचन है। क्योंकि जब 50 बच्चे एक साथ सामूहिक वाचन करेंगे, उनके बीच में 2 मंद बुद्धि के बालक हैं, तो पहली बात तो ये है कि वो 50 के बीच में बोलने का साहस करेंगे। व्यक्तिगत तो वो बोल ही नहीं सकता, मंद बुद्धि का पढ़ ही नहीं सकता, तो व्यक्तिगत तो बोलेगा नहीं। गंभीर और ध्रुव तो तब बोलेगा ना जब उसे पढ़ना आएगा, मौन वाचन तब करेगा जब उसे पढ़ना आएगा। अब मंद बुद्धि का पढ़ना ही नहीं आ रहा है और व्यक्तिगत वो कर नहीं सकता, तो सामूहिक जब बात करते हैं तो उनके बीच में वो बोलने लग जाते हैं, सबको देख देख के अनुकरण वाचन के द्वारा। तो ध्यान रखें सामूहिक और समवेत वाचन सबसे ज़्यादा मंद बुद्धि के बालकों के लिए उपयोगी है। इसके बाद में गंभीर और ध्रुव वाचन, थोड़ा इसमें आपको ध्यान रखना। तो इसमें बातें लिखी भाई, सहस्वर वाचन तो मैं पहले से पढ़ा चुका हूँ, इसमें मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा आपको, है ना। पढ़ने में जो दक्ष व्यक्ति होते हैं वो ऐसे वाचन, इसमें एक यांत्रिक पक्ष पर भी जोर दिया जाता है, जैसे मान लीजिए कि बच्चों को जो विषय वस्तुओं में सोचने पर मजबूर किया जाता है, थोड़ा तेज़ गति से पढ़ाया जाता है, तो उनके यांत्रिक पक्ष होता है ना। बच्चों को तेज़ी से पढ़ना क्या कहलाता है? यांत्रिक पक्ष कहलाता है। इसमें कोई बड़ा इतना बिल्कुल नहीं। आप सबसे पहले ध्यान रखें व्यक्तिगत वाचन क्या होता है? आदर्श वाचन की तरह होता है। आदर्श वाचन शिक्षक करता है। सामूहिक या समवेत वाचन ये एक वाचन का प्रकार है, लेकिन ये मंद बुद्धि के छात्रों के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। मौन वाचन दो तरह के होते हैं, एक तो गंभीर होता है, एक ध्रुव होता है। गंभीर में क्या होता है? धीरे धीरे पढ़ता है, गंभीर होकर पढ़ता है। ध्रुव वाचन तो तेज गति से पढ़ता है, एक बार किसी मनोयोग को एकाग्रचित होकर ध्यानपूर्वक पढ़ता है, फिर जब उसे लग गया, ये एक तरह से पहली बार पढ़ना होता है, ये एक तरह से क्या होता है? रिवीजन होता है। रिवीजन में हमें समय कम लगता है, यहाँ समय ज़्यादा लगता है, सीखने को यहाँ ज़्यादा ज़्यादा मिलता है, यहाँ सीखने को कम मिलता है। कहने का मतलब द्रुत यानी तेज गति से, स्पीड, तेज गति से पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं एक तरह से। तो मौन वाचन के दो प्रकार होते हैं, एक होता है द्रुत वाचन और एक होता है आपका गंभीर वाचन। एक बार लिख लीजिए आपने, एक बार लिखो आप। अब मौन वाचन में थोड़ा मौन वाचन पढ़ेंगे, सहस्वर वाचन को ज़्यादा नहीं लिखेंगे, थोड़ा मौन वाचन से क्वेश्चन को भी निकाल लेते हैं। मौन वाचन क्या होता है? इसमें थोड़ा 2-4 शब्द। मौन वाचन, मौन वाचन में क्या होता है कि होठ जो होते हैं वो स्थिर होते हैं, बिल्कुल होठ नहीं मिलेंगे, होठ रहेंगे स्थिर। नेत्र व मस्तिष्क ये रहेंगे सक्रिय, समझ गए? होठ रहेंगे जो बंद स्थिर और नेत्र और मस्तिष्क क्या रहेंगे? सक्रिय। ये मौन वाचन का पहला है। एक इसमें क्या होता है? यह वाचन स्वयं के लिए किया जाता है। यह
स्वयं के लिए किया जाने वाला वाचन कौन सा है? मौन वाचन। क्योंकि जब कोई बच्चा चुपचाप पढ़ रहा है तो दूसरे वाले को कोई फायदा नहीं, अर्थात वो अपने ही दुनिया में मस्त है, अपने ही ध्यान में, अपने ही एकाग्रचित रूप में है। तो ध्यान रखें, आपको स्वयं के लिए किया गया वाचन कौन सा है? मौन वाचन। अनुकरण वाचन तो स्वयं के लिए कर रहा है, लेकिन दूसरे भी तो सुन रहे हैं, यहाँ दूसरा कोई नहीं सुन रहा है, और स्थिर है, नेत्र और मस्तिष्क सक्रिय है, तो स्वयं के लिए किया गया वाचन क्या कहलाता है? मौन वाचन। तो ध्यान रखिए, इसकी एक विशेषता होगी, इसके अलावा इसके उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो इसकी विशेषताएं होगी। अब इसके उद्देश्य क्या होना चाहिए ये भी लिखो हो जाए। मौन वाचन से कई बार अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसका एक उद्देश्य तो ये हो गया कि कम समय में अधिक पढ़ना, कम समय में अधिक अध्ययन, ये मौन वाचन से संभव। इसके अलावा स्वाध्याय की प्रवृत्ति, स्वयं पढ़ने की प्रवृत्ति, ये भी मौन वाचन से बढ़ती, स्वयं पढ़ने की प्रेरणा मिलती है। और समय कम लगता है, क्योंकि जब बोर्ड में ही लेंगे तो धीरे धीरे नेत्र और मस्तिष्क से जल्दी जल्दी लाइनें पढ़ेंगे, तो कम समय में अधिक अध्ययन मौन वाचन से किया जाता है। स्वाध्याय, स्वयं में पढ़ने की आदत इसके माध्यम से आपके बढ़ जाती है। इसके अलावा तर्क वितर्क और कल्पना शक्ति का विकास भी होता है। तर्क वितर्क कल्पना शक्ति का विकास ये भी इससे होता है, क्योंकि जब बार बार स्वयं नहीं पढ़ेगा तो तर्क वितर्क करेगा, कल्पना काम नहीं करेगी कि कैसे ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। तो तर्क वितर्क और कल्पना शक्ति का विकास भी आपके इस मौन वाचन के माध्यम से होता है। लेकिन इसकी भी सावधानियां रखनी होती है, उनके बिना ये मौन वाचन भी नहीं किया जा सकता। सावधानियां क्या होना चाहिए? एक तो ध्यान है वो एकाग्रचित रहना चाहिए, यदि दिमाग में कुछ और सोच रहा है, किताब सामने रखिए, ध्यान बिल्कुल एकाग्रचित। इसके अलावा जो व्यक्ति पढ़ रहा है मौन वाचन में, वो तनाव रहित होना चाहिए, किसी भी तरह की टेंशन नहीं होनी चाहिए। दिमाग में कोई टेंशन चल रही है, नंबर आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा तो क्या करेंगे, आ जाएगा तो ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, इस तरह से। तो दिमाग जो है वो तनाव रहित रहना चाहिए। ध्यान है वो क्या है? एकाग्रचित आपका रहना चाहिए। और इसके अलावा वातावरण शांतिपूर्ण होना चाहिए। अगर कुछ पास में हाल हुल्ला हो रहा है तो फिर आपका ध्यान भंग हो जाएगा। वातावरण क्या होना चाहिए? शांतिपूर्ण होना चाहिए। और इसमें छोटी छोटी बातें और हैं। विस्तृत शब्दावली आपके पास सामग्री भी काफ़ी विस्तृत होनी चाहिए। आपको व्याकरणिक कोटियों का जानकारी होनी चाहिए, तो आप ग्रामर की टॉपिक कैसे समझ पाओगे? तो व्याकरणिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए हिंदी जैसे सब्जेक्ट के अंदर। एक प्रश्न और, इसके स्तर मौन वाचन के 3 स्तर। एक तो होता है सूचनात्मक, दूसरा होता है व्याख्या या आलोचनात्मक, तीसरा होता है सृजनात्मक। तीन स्तर होते हैं। सूचना एकत्रित करना, उनकी व्याख्या और विश्लेषण करना, और फिर उनको अपने कल्पना शक्ति से, अपनी सृजनशीलता से उनके अंदर उनको ग्रहण करना। ये इसके 3 स्तर। ध्यान से सुनें। मौन वाचन की विशेषताएं: ओठ स्थिर होना चाहिए, नेत्र और मस्तिष्क सक्रिय रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वाचन स्वयं के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? कम समय में अधिक जानकारी लेना है, तो आप मौन वाचन करें। स्वाध्याय की प्रवृत्ति है तो मौन वाचन करें। तर्क वितर्क और कल्पना शक्ति का विकास इससे होता है। लेकिन सावधानी क्या रहनी चाहिए? हमारा ध्यान एकाग्रचित रहना चाहिए, माइंड तनाव रहित रहना चाहिए। वातावरण जो आसपास का जो क्लाइमेट है वो बिल्कुल शांतिपूर्ण रहना चाहिए। हमारे पास जो डिक्शनरी है, शब्दावली थोड़ी विस्तृत होनी चाहिए, और हमें व्याकरणिक कोटियों का नॉलेज भी अच्छा होना चाहिए। अब इसके 2-3 लेवल पे काम करती है। पहले हमें सूचना, अगर हम मौन वाचन की सामग्री इकट्ठी करते हैं तो सबसे पहले हमें सूचनात्मक जानकारी लेंगे, सूचनाएं हमारे पास पड़ी रहनी चाहिए, फिर उनकी व्याख्या करेंगे, तर्क वितर्क करेंगे, और लास्ट में कल्पना शक्ति से हम इस मौन वाचन से अंतर्ग्रहण करेंगे। देखो एक बार यह था अपना वाचन और पठन कौशल। उसके बाद अपना आखिरी कौशल बचता है लेखन कौशल। पहले हमने सुबोपली में सुनना,
फिर बोलना, फिर पढ़ना, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। अब लास्ट बिंदु है आपके रीड के सिलेबस के हिसाब से लेखन कौशल। बाकी सारे बिंदु हम एक बार पढ़ चुके हैं। लेखन कौशल, हालांकि मोन्टेसरी ने पहले लिखना बताया फिर पढ़ना बताया, तो हमारा अंतिम कौशल बचा है लेखन कौशल। सुनना हो गया, बोलना हो गया, पढ़ना होगा। लेखन कौशल हम जब पूरा कर लेंगे तो हम रीड का जो टॉपिक वाइज सिलेबस है हमने संपूर्ण कर लेंगे। तो अपनी अगली जो क्लास होगी उसमें हम रीड का सिलेबस संपूर्णता, स्पेशली आप शिक्षण वीडियो वाले 15 नंबर वाले मेथड की जहाँ तक बात करें और मूल जो अपनी ग्रामर में कुछ बिंदु रह गए उसको हम वापस अब शुरुआत करेंगे। इसके जस्ट बाद में हम ग्रामर के एक ये लेखन कौशल के बाद में हम ग्रामर के हिंदी व्याकरण के मूल टॉपिकों की ओर बढ़ेंगे। और इनको आप देखिए, और ये वीडियो थोड़ा लेट आया है उस छोटे मोटे कारणों की वजह से, तो अब हो सकता है कि कक्षाएँ निरंतर रहें और प्रयास भी करेंगे कक्षाएँ निरंतर रखने का। और हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है निरंतर अध्ययन कर रहे हैं, परीक्षा जैसे जैसे नज़दीक आ रही है आपकी गति भी बढ़ रही है। तब तक के लिए दीजिए धन्यवाद।